मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप के लिए हमारे पास जो मेजर एक्ट है जिसके माध्यम से सिटीजनशिप अलॉट की जाती है वो क्या कहता है, वही एक्ट ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई थाने में कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा चलेंगे, थाने के लिए एक सोफिस्टिकेशंस के लिए उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जाता है कि अलग से एक लॉज बना दिए जाते हैं डेली, ये डेली बेसिस पे जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है ना। ये तो सुप्रीम लॉ है, ये सुप्रीम लॉ बताता है कि ये दिक्कत आ रही है, एक काम करो, इसके अंदर पार्लियामेंट आर्टिकल 1 कहता ही है कि लॉ बनाने की पावर है, जाओ बनाओ, कानून बनाओ और सुधारो चीज़ों को। देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में बना और इसके तहत हमने देश के लोगों को सिटीजनशिप दी। 1955 में बहुत एक्ट्स बने हमारे। क्यों बने भाई 1955 में ही? अगले साल चुनाव है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये बना, उसके बाद 1986 में एक बार इसे अमेंड किया गया, फिर उसके बाद 1992 में इसे अमेंड किया गया, फिर उसके बाद 2003 में शायद मेरे हिसाब से अमेंड किया गया था, फिर 2005 में किया गया, फिर 2015 में किया गया और उसके बाद 2020 में। 1986 में किया गया। ये सारी चीज़ें क्यों की गई वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपको सिटीजनशिप किन किन तरीकों से देता है। सिटीजनशिप जो एक्ट है वो आपको 5 तरीके से देता है। पहला देता है बाय बर्थ, दूसरा देता है बाय डिसेंट, मतलब कि आपके पूर्वज जो यहाँ पे रहे हो। तीसरा होता है बाय रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और आपको मिल गया सिटीजनशिप, तो भी आप सिटीजन हैं। चौथा जो हमारे पास तरीका है, चौथा तरीका हमारे पास है बाय नेचुरलाइजेशन। अब ये क्या चीज़ होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, नेचुरलाइजेशन क्या होता है। और पांचवा जो तरीका हमारे पास है बाय नेचुरलाइजेशन के बाद जो है, दैट इज बाय एक्वायरिंग स्टेट। हमने किसी कंट्री को एक्वायर कर लिया तो उनके लोगों को तो नागरिक देनी पड़ेगी ना। ये 5 तरीके हैं। इस 5 तरीके के माध्यम से जो है हम दे सकते हैं सिटीजनशिप किसी को भी। ये आपको सिटीजनशिप मिलता है इन 5 तरीके, आज भी। ये करंट स्टेटस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1955 में ये कानून बना और 55 के अंदर जो है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन जो है ये इस तरह से दिया गया, कहा गया कि हम इसके तरह से देंगे। 2002 नहीं 2003 था, सही है, ठीक है, 3 है, 3 हो गया, मतलब ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, बर्थ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि बर्थ का मतलब क्या है कि भारत में जन्म होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इस भारत में जन्म ये जो क्राइटेरिया था इसका बड़ा मिसयूज हुआ। पाकिस्तान में ये लोग लोड करते थे, इंडिया में लाकर अपलोड करते थे, पाकिस्तान में फिर लोड करते थे, फिर अपलोड करते थे, लोडिंग अपलोडिंग का काम चल रहा था। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, अपने को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर काम कौन करके जा रहा है। मगर बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा ये जिहादियों की चाल है। तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि नहीं, अरे दादा नहीं यार, कैसे शब्द निकालेगा जिहादी। ओके, तो फिर बाद में कहा गया कि ना यार ये तो मिसयूज हो रहा है। तो 1986 में अरे अच्छा, ये चीज़ें सिर्फ यही नहीं हो रही थी, ये चीज़ें यही नहीं हो रही थी, बल्कि ये चीज़ें उस वक्त भी वहाँ भी हो रही थी, उस साइड भी हो रही थी, बांग्लादेश की साइड भी। बांग्लादेश तो बन चुका है 1986 के टाइम पे, ये उधर भी हो रही थी, उधर पाकिस्तान की साइड तो हो ही रही थी, उधर ये बांग्लादेश में भी हो रही थी, और दोनों साइड से यही चल रहा था। और मैंने आपको बताया था 1971 के बाद बहुत सारी पॉपुलेशन जो है इंडिया में घुसी। उसके बाद वो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये स्टेट बनाए गए 21 जनवरी 1972 को, 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने बनाए। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग जो है, आसाम के लोग, जैसे वहाँ पे आसू है, ठीक है ना, आसाम स्टूडेंट आपका यूनियन एसोसिएशन समथिंग नाम है उसका, आसू, आसाम एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट यूनियन समथिंग, पता नहीं ऐसे कोई नाम है, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, तो अभी मैं एक्चुअली मेरे दिमाग से नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे तो मुझे पता था। तो आंसू जो है वहाँ पर उन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि नहीं आसाम के अंदर से निकालो, इन सबको बाहर निकालो, जितने भी लोग ये बांग्लादेश से घुसे हुए हैं, इनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है। सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले बोडो थे, बोडो जनजाति के जो लोग हैं वो लोग भी बहुत, अब उन्होंने भी बहुत आवाज़ उठाई, वो आज भी उठाते हैं। और दूसरी साइड जो है आसामी जो है उन्होंने भी आवाज़ उठाई खूब। तो सरकार ने कहा कि देखो भाई, भारत में बर्थ जो लेगा ना, हम उसको सिटीजनशिप तो देंगे, लेकिन उसमें से किसी या तो मदर और या तो फादर, इन दोनों का जो है क्या होना चाहिए, जन्म कहाँ होना चाहिए,
भारत में होना चाहिए, किसी दोनों में से किसी एक का। या तो आपकी जैसे मान लो कि आपने कोई भाई इंडिया में कोई अगर पैदा कर रहा है बच्चे को, तो उसकी माँ भी यहीं की थी पहले, तो ठीक है उसको सिटीजनशिप दे देंगे, उसके पिता यहीं के थे तो भी सिटीजनशिप दे देंगे। तो इस आधार पर तय हुआ। दूसरा क्या हुआ कि बाद में क्या होने लग गया कि इसका और मिसयूज होने लग गया। पहले तो प्रॉब्लम हो रही, पहले तो ये आसान था कि बर्थ वाला ये तो था ही था, लेकिन माँ बाप के आने के बाद, ये प्रोविजन डालने के बाद भी कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बताया कि एक काम करते हैं, सुनो, इन्होंने कह दिया 2003 में जाके किया था, हालांकि मैं आपको बताऊं तो ये तो 1986 में हुआ। उसके बाद और क्या क्या हुआ मैं आपको एक कहानी यही छोड़ रहा हूँ, ये बताऊंगा। 2003 में फिर बाद में कहा गया कि नहीं, ये जो मदर फादर है ना, इनका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, वो लीगल होना चाहिए। ये लोग क्या फर्जी पहचान पत्र बनाकर और दिखा देते थे कि भाई माता यहीं की जन्मी हुई है, तो बच्चा भी वैलिड हो जाता था और बच्चे को फिर नागरिकता मिल जाती थी। तो इस चीज़ की वजह से क्या हुआ, घुसपैठियों को रोकने के लिए कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, माता पिता यहाँ के होने चाहिए और उसकी भी चेकिंग करेंगे हम। वो जो पहचान पत्र माता पिता के पास है वो वाकई में वैलिड है या कहीं उसने कहीं पैसे देकर घूस देकर कहीं बनवाया तो नहीं है, इनवैलिड तो नहीं है, ये चेकिंग होगी। ये 2003 में ये लॉ जो है पास आउट हुआ था, ठीक है। और पहले क्या था, शुरुआत के टाइम पे ये नहीं हुआ करता था। शुरुआत के टाइम में ये मदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले सिर्फ फादर वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है ना। ये पहले मदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, फादर वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था बस, कि भाई सिर्फ माँ मतलब कि पिता क्या कहते हैं जो है, पिता का जन्म होना चाहिए इंडिया के अंदर। जैसे आपको मैं डिसेंट वाले बताऊँ, डिसेंट में सिर्फ फादर था कि आपके क्या है, आपके पिताजी जो हैं वो भारत में जन्मे हुए। तो उन्होंने कहा कि पिता से ये फिर पुरुष प्रधान मानसिकता आपकी दिख रही है, झलक रही है। पुरुष प्रधान मानसिकता से बाहर लाने के लिए इन्होंने कहा कि ना 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 ना, महिलाओं को भी लाओ। किसी की माँ अगर भारत की है तो उसको भी, उसके भी अगर बच्चे होते हैं तो उसको भी सिटीजनशिप देना वी हैव टू डू। ये 1992 में यहाँ पे पास हुआ लॉ। तो 86 में हमने, राजीव गांधी जी ने यहाँ पे किया और 92 में किया। वो अलग बात है कि 86 वाले को बाद में 2003 में दोबारा अमेंड किया गया। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आंसू वालों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, तो इन्होंने करना क्या था, इन्होंने उनको कैसे कन्विंस किया। इन्होंने कहा कि हम जो है आसाम के अंदर NRC लेके आएंगे, नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स, नॉन रेजिडेंट नंबर ऑफ सिटीजन या नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स का जो है एक लिस्ट है NRC का, ठीक है। हम वो इंडिया में लेके आएंगे और NRC के तहत जो है जो भी लोग भारत के नहीं हैं और अगर वो बांग्लादेश से आ रखे हैं तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको जो है यहाँ से वापस भेजेंगे। हम उनको जो है यहाँ से वापस भेजेंगे और हम उन लोगों को नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, ओके NRC। यार बताओ, कभी कभी दिमाग से ऐसे स्किप हो जाता है, आए दिन ये पढ़ते थे। चलो, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैंने कहा कि 1986 में राजीव गांधी जी ने वहाँ के लोगों को शांत कराने के लिए वादा किया कि देखो अभी मान जाओ, हम NRC करवाते हैं। NRC के तहत जो है जितने भी लोग यहाँ के सिटीजन्स नहीं होंगे उन सबको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे NRC के तहत और भेज देंगे उन्हीं सारे देशों के अंदर जहाँ से वापस आए थे, वहाँ की सरकारों से बात करके। और ये जो NRC है ये जाके कंप्लीट हुई कब, 2019 में बताते हैं। और सरकार ने इसी NRC के तहत क्या लेके आए, सिटीजनशिप के एक्ट के अंदर फिर से अमेंडमेंट किया 2020 के अंदर। बीच में जो अमेंडमेंट हुए, लेकिन 2020 का जो अमेंडमेंट है वो समझ में आया आपको क्यों हुआ, 1986 की वजह से। और उसके बाद मोदी सरकार को तो बस मौका चाहिए होता है कि बस एक आधा मौका दे दो मुझे, उसके बाद जो गेम मैं खेलूँगा तो मैं समझ नहीं आएगा कि गेम ये कैसी गेम हो रही है मेरे साथ। बस यही, दिस इज़ व्हाट यू विल फाइंड आउट। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम्स जितने भी इंडिया से बाहर के हैं हम उनको अंदर लेने के लिए तैयार हैं, और जितने भी आसाम के अंदर हैं उनको बाहर भेजा जाएगा। कह रहे जब तक अगर मान लो बाहर भेजने का प्रोसेस चलता रहा तो क्या करेंगे, उनके लिए डिटेंशन कैंप बनाएंगे। डिटेंशन कैंप के अंदर लाखों करोड़ों का खर्चा, लाखों हजारों करोड़ का खर्चा, लाखों करोड़ का नहीं, लाखों हजारों करोड़ का खर्चा। जाहिर सी बात है, आपको ह्यूमन राइट्स को भी तो मेंटेन करना है ना। और आपको बताऊं कितना हुआ, NRC में कितने लोग आए, 19 लाख, 19 लाख लोग जो हैं वो इस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से बाहर थे। मतलब NRC के इस नेशनल रजिस्टर जो था सिटीजन का, उस सिटीजन से बाहर थे। मतलब ये देश इंडिया के थे ही नहीं, ये बाहर के थे। अब बताओ इतने लोगों को बाहर भेजना, किसी सरकार से बात करेंगे तो वो और परेशान, अब क्या करें इनका। तो ये टफ कंडीशन थी हमारे आगे।
और आप बवाल यू नो दैट कैसा रहा क्या रहा, उसके डिटेल में जाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़, तो पहला बाय बर्थ हो गया, दूसरा बाय डिसेंट हो गया, और तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन हो गया। 7 साल तक अगर आप भारत में रहे हैं लगातार, ठीक है, और आपके रहने का प्रूफ है, तो आप सिटीजनशिप लेने के लिए कैपेबल है। अब 18 साल की उम्र तक कोई लड़का जो पहुंचता है, लड़की पहुंचती है, तो 7 साल तो रही है इंडिया में। शी इज़ एलिजिबल टू बिकम एंड सी एंड ही इज़ एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, तो 7 साल। चौथा है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि आप भारत के थे नहीं, आप भारत में आए और भारत की भाषा, भारत की संस्कृति, भारत के त्यौहार के अनुसार अपने आप को ढाला, और नेचुरली आपने दिखा दिया कि बन के कि आप हिंदुस्तानी हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि आप मुझे चाहिए भारत की नागरिकता, सर दे दो मेरे को। या तो आप आर्ट, साइंस, लैंग्वेज इन सब में जो है परिपक्व हैं, और पिछले 10 साल से जो है वो आप क्या है, भारत के नागरिक भी हैं। पिछले 10 साल से आप भारत में रह रहे हैं और आपने यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, इसमें जो है डेवलप किया अपने आप को, आर्ट में, कल्चर में, ट्रेडिशन में, लैंग्वेज में। बेस्ट एग्जाम्पल है सोनिया गांधी। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया। अदनान सामी, one of the best example. He was a Pakistani, but he acquired citizenship in India on the basis of what? Naturalization. यहाँ की भाषा देखोगे आप, कभी भी वो कोई स्टेटमेंट देश के खिलाफ नहीं देते हैं। वो हमेशा इतने टाइम से देश के अंदर है, लेकिन अभी कोई भी उन्होंने जो है देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को खतरा नहीं पहुँचाया है। तो ऐसा अगर दिखता है सरकार को, तो नेचुरलाइजेशन के तहत आपको दे दिया जाएगा। सोनिया गांधी का भी सेम स्टेटस है। सही मायने में देखा जाए कि एक औरत का तो घर उसका ससुराल ही होता है ना, तो विदेशी कैसे हो गई हो? कहते विदेशी, ये विदेशी, अरे विदेशी काहे की विदेशी है? सही मायने में तो एक औरत का घर उसका ससुराल ही होता है। यही तो है हमारी संस्कृति, तो यही कहती है ना। और ये रिप्ड जींस के मामले में कनॉट प्लेस के सड़कों पे घूमने वाली लड़कियां, इनको फटे हुए कपड़े पहनकर जो है शो ऑफ करना है। आई एम नॉट अगेंस्ट द प्राइवेसी एंड द ओपनशिप एंड ऑल। अभी क्यों रणवीर सिंह के खिलाफ पीछे पड़े हो? अभी रणवीर सिंह ने अभी कपड़े वो नंगे न्यूड शूट करवाया, तो उसके खिलाफ सारे के सारे पड़ गए, कितने FIR हो गए। ऐसी लड़कियों की लिस्ट दूँ क्या? कितनी चाहिए? दो चार ऐप बता दूंगा तो उतने में ही आपका हो जाएगा। मेरे को तो नाम देने की जरूरत ही नहीं। आप जितने स्लाइड करेंगे उस 10 में से आपको 5 स्लाइड ऐसे ही मिलेगा। उनके खिलाफ भी एक्शन लो। संस्कृति तो वो भी बिगाड़ रहे हैं। एक इंडिया की लड़की इंडिया में पैदा होकर, इंडिया में पल के, इंडिया की संस्कृति में रहकर जो है इंडिया के संस्कृति को डेवलप नहीं कर पाई। और सोनिया गांधी विदेश की महिला होकर, और जिस दिन से हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखा, आज तक आपने साड़ी के अलावा किसी और कॉस्ट्यूम में नहीं देखा होगा। हमारा जो मेन संस्कृति, जो हमारे जो है जो पहनने के कपड़े के मामले में जो है वो क्या है? साड़ी। यहाँ इंडिया की लड़कियां जो है ये मेंटेन नहीं कर पाती, वो विदेशी होकर ये मेंटेन कर रही है। इससे बड़ा सबूत क्या लेंगे आप? और ये फालतू का टैलेंट दिखा दिखा के कुछ लड़कियां फेमस हो रही हैं। और टैलेंट क्या दिखा रही है? वो कच्चा बादाम क्या था वो कच्चा बादाम के चक्कर में हमारे कितने लड़के पक गए। वो क्या है? वो था क्या वो? और उस लड़की को प्रमोशन मिल रहा है, उसको क्या नाम है, वो लॉकअप नाम का शो, उसमें भेज दिया गया। जो जीता वो क्या था उसका, मुनव्वर फारूकी क्या नाम है, वो तो खैर टैलेंटेड बंदा है, वो टैलेंटेड पर्सन है। उसको तो खैर, उसकी पोएट्री कितनी अच्छी थी, उसकी कॉमेडी भी लगभग, अगर वो रिलीजियस कमेंट्स को हटा कर देख लिया जाए तो वो भी ठीक थी। उसकी जो भी कंट्रोवर्शियल उसने बात कही, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, ना मैं कुछ कहता हूँ उसके ऊपर, सपोर्ट तो मैं करता ही नहीं। लेकिन उसके अलावा टैलेंटेड पर्सन है वो। और ये इनकी व्यूअरशिप किस बात पे है भाई? और ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, ऐसे लोगों को व्यूज दे रहे हैं। नेचुरलाइजेशन, सोनिया गांधी वन ऑफ द बेस्ट लेडी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ दिस मैटर, नेचुरलाइजेशन। पॉलिटिकली आप लोग चयन कीजिए, आप लोग देखना, उनका आकलन करना कि वो क्या राजनीति करते क्या नहीं। लेकिन इस मामले में आई रिस्पेक्ट हर। पॉलिटिकल महिला है तो चलो ठीक है, कमेंट भी बनते हैं। कईयों के तो नहीं भी हैं पॉलिटिकल, माँ बाप नहीं है पॉलिटिक्स में, तब भी उनको उछाला जाता है।
तभी उनका नाम लिया था। अभी स्मृति ईरानी की बेटी जॉयसी, अब उसके खिलाफ क्या क्या नाम है लड़की का, नाम भी पता नहीं, वो जॉयसी समथिंग है, उसके खिलाफ मैंने देखा कि अभी कोई केस बना है गोवा के अंदर। आई डोंट नो अबाउट कि वो व्हाट इज़ द रियल गेम बिहाइंड। जो पॉलिटिक्स में नहीं है उसका भी फ़ायदा आप उठा रहे हैं। लेकिन जैसे राहुल गांधी से एक बार पूछा कि मोदी जी अपनी माता जी से मिलने जाते हैं तो आसपास में कैमरे होते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी वॉज वेरी क्लियर, ही गेव अ स्टेटमेंट कि मोदी जी की माता जी जो है वो राजनीति में नहीं है, तो मैं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, पॉलिटिकली इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी, बट ये सब चीज़ों के भी अपने कुछ मायने हैं भाई। और लास्ट है एक्वायर्ड स्टेट। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी स्टेट को एक्वायर कर लेते हैं, जैसे सिक्किम को एक्वायर किया था हमने, तो सिक्किम के जितने भी लोग हैं उनको हमें क्या देनी पड़ेगी? सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी जी। तो ऐसे 5 तरीके से हम सिटीजनशिप देते हैं, ध्यान रखेंगे। और तीसरा है, इसके बाद ये 5 तरीके के अलावा है एंड कैसे होता है सिटीजनशिप का। तो एंड ऑफ सिटीजनशिप जो है सिंपल है, सरकार ने आपके सिटीजनशिप को या तो सस्पेंड कर दिया है, और या तो जो है आपने खुद ही वॉलंटरली जो है इसको रिनाउंस कर दिया। 2 ही तरीके तो हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं जी? और एक डिप्राइव कर देना होता है, ठीक है ना। डिप्राइव कर देना मतलब कि कुछ समय के लिए, जब तक कि प्रूफ ना हो जाए। होल्ड ऑन। तो सस्पेंशन, डिप्राइव और रिनाउंस 3 तरीके से जो है सिटीजनशिप ख़त्म की जाती है। और ये था आपका चैप्टर सिटीजनशिप का। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और फंडामेंटल राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल से। तो सिटीजनशिप के बारे में आज मैंने आपसे डिटेल में बात की है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर क्वेश्चंस हो, आप उसके बारे में ज़रूर रखें। मेरी कोशिश है कि जो भी पॉलिटी के बारे में आपकी सोच है उसको थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जाए, ठीक है। और पॉलिटी इज़ अ वेरी, जो पॉलिटी आपको जो है आपके सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जो है मदद करेगी। और अगर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल जो है आपका रिलेशन PSIR, हाँ PSIR अगर आपने ऑप्शनल के तौर पे रखा हुआ है तो फिर तो मतलब समझ लो कि फिर तो बात ही बात है। ये आप हर साल का डाटा उठा के देखो, पिछले 4-5 साल का डाटा तो यही कहता है कि सबसे ज़्यादा लोग PSIR को अपना ऑप्शन लेके चलते हैं, ऐसे नहीं लेके चलते हैं। क्योंकि ये आपके जो सिलेबस का नीड है, आपके जो जिस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, उस कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट के नीड को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली मतलब जो है सेटिस्फाई करता है। तो इसी वजह से दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट जो हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पे। तो जुड़े रहो और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच टू ऑल कॉन्फैक्ट्स।